एक बड़ी तूफान का सहारा देखना मिला। तो हमारे साथीगण बोल रहे थे कि साहब रात में तूफान आ गया, फसल तैयार खड़ी है, लोग गांव देहात में अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं, गेहूं की फसल खड़ी हुई है, उसको लेकर के हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत बुरा ना हो पाए, लेकिन एक सम्मानजनक लोग इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और चूंकि आज हम सबको ये पता है कि आज इस महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती के अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मकसद हमारा साफ है। आज महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती तो बीजेपी और कांग्रेस वाले मना रहे हैं, उनके बीच में बैठे तमाम चमचे भी बना रहे हैं, लेकिन उन चमचों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को भारत रत्न की मांग कर सके, उनको दिलवा सके। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और तमाम सांसदगणों ने भी कई बार लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात को मजबूती के साथ उठाने का काम किया कि भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले और इस देश के महान समाज सुधारक और शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन आज तक इस देश की सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम नहीं किया। लेकिन आज वही पार्टियां जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को नकारने का काम किया, आज वोट की राजनीति के लिए अलग अलग संगठनों के जरिए उनके महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती मनाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम वाकई हमारे लिए चैलेंजिंग है कि दुश्मन हमारी विचारधारा को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं से हमारा कम काम या हमारी कम मेहनत हमें पीछे की तरफ लेकर जा रही है। और मैं आज देख रहा हूं कि तमाम इधर ग्वालियर के साथी बैठे हुए हैं। मैं अभी जिले वाइज इधर अटेंडेंस भी लेने का काम करूंगा कि किस जिले से कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या ये लोग जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, क्या मंच पे बैठने लायक है कि नहीं लायक है, वो आज मैं निश्चित करके जाऊंगा। कैसे बात नहीं बनने वाली, बिल्कुल बात नहीं बनने वाली। आज ये निश्चित होकर जाएगा। आप कितना भी आप काम नहीं करोगे तो आप पद पर नहीं रहोगे, ये सीधा फंडा है बहन जी का। और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसे आप रोक भी नहीं पाओगे। और हमारे बहन जी ने हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कोटि को नमन करना चाहते हैं। और बहन जी ने उस दिन मीटिंग में बोला भी कि मेरा समाज, मेरा बहुजन समाज ही मेरा परिवार है और मेरे पारिवारिक रिश्ते नाते मेरे पार्टी के सामने कहीं से मायने नहीं रखते हैं और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। आप सबके साथ बोला। आज पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं में जोश है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, आप किसी भी प्रदेश के अंदर जाइए, आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश दिखाई पड़ता है। और आज जब मध्य प्रदेश हमारा तैयार स्टेट है, उत्तर प्रदेश के बाद कहीं राजनीतिक ताकत दिखाई पड़ती है तो मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ती है। लेकिन आज ये सभा है, वो सभा आज विशाल सभा नहीं बन पाई। इसके मतलब है कि मंच पे बैठे वाले लोग, इन लोगों ने काम नहीं किया है, बिल्कुल काम नहीं किया है। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो आज वाकई जो आप भी राकेश रुस्तम जी बोल रहे थे या संजीव कुशवाहा जी बोल रहे थे, बड़े फूल मार्ग मैदान से हम छोटे वाले पे आ गए और जो छोटे वालों की हैसियत नहीं रखे थे, आज वो लोग बड़े वाले की तरफ बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं से हमारे अंदर एक कमियां हैं और मैं वार्निंग भी देना चाहता हूं, इन कमियों को दूर कर लीजिए, वरना जय भीम करने वाले भी आपको मिलेंगे नहीं। ये बात लिख करके रख लीजिए। काम करेंगे तो पद रहेगा, काम नहीं करेंगे तो पद नहीं रहेगा और किसी के दबाव में बीएसपी नहीं रहेगी। कोई सोच में दबाव में बीएसपी कर दूंगा, दबाव में बीएसपी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आप सबको वार्निंग देके जा रहा हूं, जो भी व्यक्ति मंच पर बैठता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम 10-20 आदमी अपने साथ में लेकर के आ जाए। और अदरणीय बहन जी ने भी आप सबके लिए एक संदेशा भेजा हुआ था, जब बीएसपी का कोई प्रोग्राम होगा, जब महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी, जो भी एक्टिविटी होगी, ये रैली होगी,
तो आप सबको अपने अपने बच्चों और परिवार के साथ में आना है, अकेले कभी नहीं आना। लेकिन आप सब लोग अकेले आ जाते हो, कम से कम ताकत के साथ में। अगर आप अपने बच्चों को लेकर के नहीं आएंगे, अपने परिवार के नौजवानों के लेकर के नहीं आएंगे, तो आने वाले समय में इस मिशन और बागडोर, इस मिशन की और मूवमेंट की बागडोर कौन संभालेगा? नई जनरेशन को भी तैयार करना है, क्योंकि ये मिशन और मूवमेंट की लड़ाई जिसको भगवान गौतम बुद्ध ने शुरू किया था और आज हजारों साल के बाद भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहे, अपने मंजिल तक पहुंच कर जाए। और ये हम सब की इच्छा भी है और हम सब चाहते भी हैं कि हम सबकी बीएसपी मजबूत हो जाए। और मैं खुले मन से भी कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी इस देश में एकमात्र बहुजन समाज की अपनी पार्टी है। कोई भी कहीं जाए, चाहे बीजेपी में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, लेकिन उनकी वैल्यू वहां दरी बिछाने वाली होती है, मंच पर बैठने वाली नहीं होती। उनको राजनीतिक फायदा मिल सकता है, पैसे का फायदा मिल सकता है, लेकिन आप अपने समाज को अंधकार की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी हमेशा वसूलों की राजनीति करती है। हम अपने वसूलों से, अपनी विचारधारा से कभी पीछे हटने का काम नहीं करते, चाहे सत्ता मिले और चाहे ना मिले। और आपने देखा भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब आनिया बहन जी मुख्यमंत्री थी, तीसरी बार मुख्यमंत्री थी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में ऐलान था हमारा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब मानिया बहन जी पर दबाव बनाना शुरू किया और मानिया बहन जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार दिया और कह दिया मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए। ये हमारी बहन जी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी है, बीएसपी महात्मा फुले की विचारधारा वाली पार्टी है, बीएसपी साहू जी महाराज की विचारधारा वाली पार्टी है। ये किसी के सामने झुकने वाली पार्टी नहीं है और हमारा रास्ता अलग है। हम उनके जैसे नहीं हैं, हम उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने कहा बीएसपी का जो उदय हुआ है इस देश में बहुजन समाज के हित के लिए हुआ है और किसी बात के लिए नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर, अभी मैं बिहार में जाता हूं, कर्नाटक में जाता हूं, तमिलनाडु जाता हूं, जब पूरे देश के अंदर मूवमेंट करता हूं, तमाम प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ता है कि बहुजन समाज की बच्चियों के साथ में बलात्कार और हत्याएं आए दिन की जाती। हमारे कार्यकर्ता पहुंचते भी वहां पे, हम लड़ाई लड़ने का भी काम करते हैं, हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं, हम सरकार को अल्टीमेटम देने का भी काम करते हैं, हम एफआईआर कराते हैं, अरेस्ट कराने का भी काम करते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है? वहां की सरकारें वहां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कमजोर कर देती है और अपराधियों को छोड़ने का काम करती है। और यही नहीं, SC/ST एक्ट 2018 उसको सरकार ने कमजोर करने का काम किया। अब हमारा SC/ST का भाई, उसके साथ में कोई अपराध होता है तो कोई अपराधी अरेस्ट नहीं होता है, कोई अपराधी अरेस्ट नहीं होता है। इस तरह से कमजोर करने का काम किया गया। और यही नहीं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर एक कुशवाहा समाज की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, कुशवाहा समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसे मौत के घाट पर उठा के टांग दिया गया, मार के टांग दिया गया। आज दलित समाज नहीं, अब ओबीसी की समाज के बच्चों के साथ में बलात्कार होना शुरू हो गया। अरे कब जागोगे, कब निकलोगे? अब नहीं निकलोगे तो इस देश में दोबारा गुलाम बना दिए जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं कहना चाहता हूं, उन नेताओं के भरोसे मत रहिए जो आपको अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपको अपने पीछे पीछे लेकर के जाते हैं। अगर आपको जाना है तो विचारधारा के पीछे जाइए, नेताओं के पीछे मत जाइए। और बीएसपी नेता बनाने का काम करती, नेता बनाने का काम करती। आप जानते भी होंगे, चंबल संभाग के अंदर मैं दावे के साथ में कहता हूं, जितने भी ओबीसी के समाज के लीडर हैं इसी बीएसपी से निकल के गए कि नहीं गए? कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक गए कहां से हैं? इसी बहुजन समाज पार्टी से गए। और क्यों गए? अपने राजनीतिक फायदे के लिए,
अपनी जेब को भरने के लिए, अपने समाज का भला कराने के लिए नहीं गए। अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी श्रम है तो क्यों नहीं 52% का रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को प्रदेश में मिलता है? 52% तो छोड़ दो, मेरी समझ से 27% रिजर्वेशन भी ओबीसी को नहीं मिलता। राजनीतिक रूप से तुम मजबूत हो गए, लेकिन तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास जरा सी भी ताकत नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के सारे ओबीसी के एमएलए सरकार को अल्टीमेटम दे कि अगर ओबीसी के भाइयों को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो 2 दिन में ओबीसी के विधायक रिजाइन करने जा रहे हैं, उसी दिन यहां की सरकार घुटनों पे आ जाएगी और 27% रिजर्वेशन आपको देने का काम करेगी। लेकिन दुर्भाग्य तो यही है, जब समाज की आवाज उठती है तो तमाम पैसे वाली पार्टियों की तिजोरियां खुल जाती हैं, उनकी मुंह को नोटों से भर दिया जाता है, आवाज दब गई। और मैं यहां से कहना चाहता हूं, जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिला हुआ है, ये देन बीजेपी की भी नहीं है, ये देन कांग्रेस की भी नहीं है। 27% रिजर्वेशन बाबा साहब के संविधान के जरिए मिला। आर्टिकल 340, इसके पीछे की छोटी सी कहानी, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST ओबीसी को SC ST को रिजर्वेशन देना शुरू किया, SC ST को रिजर्वेशन मिल गया और उनको तमाम नौकरियों में, शिक्षा में रिजर्वेशन सुनिश्चित हुआ। ये बात आपकी तरफ फैल गई, पूरे देश के अंदर आपकी तरफ फैल गई। इस देश का जो दलित है, इस देश का जो वंचित समाज है, जो इस देश का छूत समाज बोला जाता है, आज वो लोग बाबा साहब की वजह से शिक्षा और नौकरियां पाएंगे और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठेंगे। बात आपकी तरफ फैल गई। दिन था 25 अप्रैल 1948, ओबीसी महासभा ने, ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लखनऊ बुलाया और लखनऊ बुला करके बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम आपके पास से दरखास्त लेकर के आए। बाबा साहब ने कहा, बोलिए क्या बात? कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने SC ST को, दलितों को, आदिवासियों को इस देश में शिक्षा और नौकरी का अधिकार दे दिया, उन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार दे दिया, उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दे दिया और इस देश में मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार दे दिया। लेकिन हमारे ओबीसी के बच्चे क्या करेंगे? हमारे ओबीसी के बच्चे कहां जाएंगे? उन्हें इस देश में शिक्षा और नौकरी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाबा साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो बाबा साहब ने कहा, अपनी स्पीच में बोला कि मैं ये नहीं कहता कि आप दलितों के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता रखो, मैं ये नहीं कहता कि आप उनके साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता रखो, लेकिन आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए। और जिस दिन आपकी पॉलिटिकल सोच एक हो गई, उस दिन मुख्यमंत्री जैसे लोग भी आपके पैर छूने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। और बाबा साहब ने कहा कि आप परेशान न हो, मैं कुछ ना कुछ आपके बच्चों के लिए भी करके ही रहूंगा, ताकि आपके बच्चे भी इस देश में मान सम्मान के साथ में रह सकें। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद आर्टिकल 340 की व्यवस्था संविधान में कर दी और कहा कि इस देश में ओबीसी के लोगों की बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन और शिक्षा में जो पिछड़ापन है, इसका आने वाली सरकारें सर्वे कराएंगे और सर्वे करवाने के बाद उनको रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। लेकिन लंबे अरसे तक इस देश में आज भी देखिए ओबीसी के बच्चों को आर्टिकल 340 के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, मध्य प्रदेश में भी नहीं मिल रहा है, जबकि यह संवैधानिक नियम है। और ओबीसी की पॉपुलेशन जो है मध्य प्रदेश के अंदर 52% के ऊपर है, ये सरकार का आंकड़ा, ये मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा था कि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 52% के ऊपर हो गई, लेकिन हकदार वो 52% के हैं।
लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में राज किया, लेकिन ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के लिए भी आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है, आज भी जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस दिन बीएसपी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। और ये बीएसपी समंदर है, उफान तो आज नहीं तो कल आएगा। समंदर है बीएसपी, आज नहीं तो कल आएगा। नदी मैंने इसलिए नहीं बोला, नदी तो एक स्टेट से निकलती है, 2 स्टेट और 3 स्टेट में खत्म हो जाती है, लेकिन बीएसपी कश्मीर से चलती है कन्याकुमारी और आसाम से चलती है तो गुजरात तक नीला झंडा आपको दिखाई देगा। तो बीएसपी समंदर है और आज नहीं तो कल तूफान आएगा और इस देश में बहुजनों का अपना राज आएगा। और मैं कहना भी चाहता हूं, अभी आज हम सब ने महात्मा फुले की जयंती को मनाया, बीएसपी के महापुरुष हैं, और आने वाले 14 तारीख को हम बाबा साहब की जयंती को मनाएंगे। और ये इस बात को सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के अंदर बाबा साहब से कितना नफरत करती है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जाएंगे, बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। आप एसडीएम को लिखिए, आपको डीएम लिखिए, डीएम शासन को लखनऊ चिट्ठी भेजेगा, फिर वहां से परमिशन आएगी, तब आप बाबा साहब की जयंती मना सकते हैं। ये कौन सा गजब भाई, बाबा साहब कोई आतंकवादी है क्या? अरे बाबा साहब तो इस देश को संविधान देने वाले हैं, बाबा साहब इस देश के नारी के उद्धारक हैं, बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता है, कोई आतंकवादी नहीं है जब परमिशन लेकर के आए। आप अपने देवी देवताओं को पूछते हो, आप अपने गुरुओं को पूछते हो, आप संतों महापुरुषों को पूछते हो, तो आप कोई परमिशन नहीं लेते हो। लेकिन हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो परमिशन लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, तुम बाबा साहब को हमारे दिलों से निकाल नहीं सकते। तुम कितनी भी ताकत लगा लो, तुम बाबा साहब को संकुचित भी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में सरकार ने भी एक आदेश जारी किया, कहा कि बाबा साहब की जयंती के दिन SC ST छात्रावास में SC ST के लोग भाषण प्रतियोगिता करेंगे। अरे आप बाबा साहब को सिर्फ SC ST क्यों मान रहे हो भाई? बाबा साहब तो सबके हैं कि नहीं है? बाबा साहब तो सबके हैं, पूरे बहुजन समाज इस देश के हैं। चाहे देश में कोई गरीब समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC ST का हो, बाबा साहब तो सबके हैं। जय भीम बोलते हैं हम लोग, उन्हें जय भीम से नफरत होती है, उन्हें मालूम ही नहीं जय भीम माने क्या होता है। जय भीम के माने होता है ताकत, जय भीम के माने होता है आवाज, जय भीम के माने होता है क्रांति। यह है जय भीम का मतलब। और तुम जय भीम को भी कहना रोकना चाहते हो, रोक नहीं पाओगे। आपने देखा होगा, एक बिहार का विधायक बोल रहा था, क्या बोल रहा था? बीजेपी का विधायक है, बोल रहा था जय भीम वाले क्रिमिनल होते हैं। क्या बोला वो? जय भीम वाले क्रिमिनल होता है। एक क्रिमिनल वाले बोलते हैं कि जय भीम वाले क्रिमिनल होता है। अरे जय भीम वाले होते हैं अनुशासित पार्टी के सिपाही, और जो क्रिमिनलों की वाट लगाते हैं। और कह भी के आया हूं मैं, अगर 2025 में बहुजन समाज के लोगों ने बिहार में बीएसपी को अपना आशीर्वाद दिया और बीएसपी ताकत में आई, तो एक एक गुंडे को उठाकर जेल में डालने का भी काम करेगी बीएसपी। और फिर उस विधायक को बुला के पूछूंगा कि जय भीम के माने क्या होता है, बताइए जरा। हिसाब किताब लेते जरूर हम लोग, आज नहीं तो कल लेंगे, लिख लेते, लिख कि किसने क्या कब बोला, और हिसाब तो लेंगे तुमसे हम। और इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ भी रहे और हमेशा बढ़ेंगे भी। लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम चंद चमचे, अभी हमारे गायक साथी गा रहे, चमचा कहीं इधर टंगा, कभी उधर टंगा, कभी इधर हिल गया, कभी उधर हिल गया, बोला नहीं बोला। तो चमचे कौन है?
वो चमचे बीएसपी वाले नहीं है, वो सोचना बीएसपी चमचे। वो चमचे कहाँ है? कहीं कांग्रेस में है, कहीं बीजेपी में। वो चमचे हैं जो हमारे लोग वहां बैठे हुए, वो चमचे हैं। चमचा युग बना। जब पूना पैक्ट हुआ तब ये चमचा युग शुरू हुआ, और तब से ये चमचा युग है कि हमारे ही तमाम बहुजन समाज के लोग उधर जाके नोटों की गड्डी देखते हैं, हरी हरी नोटों की गड्डी देखते हैं, और नोटों गड्डी के चक्कर में, पदों के चक्कर में वहां जाके बैठ जाते हैं, अपने समाज का हित करने का काम करते हैं। वो चमचे। तो इन चमचों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन चमचों को बताना है कि बीएसपी ये सूखने वाला समुंदर नहीं है। बीएसपी शांत हो सकती है, बीएसपी समुंदर शांत हो सकता है, लेकिन जब बीएसपी लहर लेगी तो दिल्ली तक पहुंच जाएगी, और 100% पहुंचेगी। और मैं आपसे कहा करना चाहता कि कांग्रेस और बीजेपी के छावे के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। और आजकल कांग्रेस वाले भी अजीब अजीब बातें करते हैं। अभी हमारे दिलीप बोध जी कह रहे थे, पार्लियामेंट के चुनाव में लाल किताब लेके घूम रहे थे, संविधान संविधान संविधान, और उनके पुरखे उसी संविधान को दबाने लगे हुए थे। और आज जब मेरा बहुजन समाज जाग गया तो कांग्रेस वाले संविधान संविधान लगाने में लग गए। तो इनके छुआवे में आपको नहीं पड़ना। अब ये बात मान लीजिए, आपकी कोई अगर पार्टी है तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है। अगर एकमात्र कोई नेता है जो आपके लिए संघर्ष कर रही है, जिन्होंने आपके लिए घर बार छोड़ दिया है, तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, शेरनी बहना है। और उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। तमाम अभिनेता आएंगे नीला वाला गमछा पहन के आएंगे, आते कि नहीं आते? जोर से बोलते जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अरे बाबा, तुम्हारे जोर से जय भीम बोलने से क्या होगा? जय भीम धीरे से बोलो, लेकिन टिकर दबा दो वाला। कौन सा टिकर? अरे और कोई नहीं, बटन वाला। कोई और समझ लो आप लोग, चंबर वाले क्यों समझ आते फट, वो वाला नहीं भाई। जय भीम बोलो धीरे से, और बटन दबा दो जोर से। बटन दबाओ जाके जोर से भाई, तब जाके बात बनने वाली है। और बटन दबाओगे नहीं आप और जय भीम करोगे, वहां जाके से क्या होने वाला? असली लड़ाई जो होनी है वो वोट से होनी है। बाबा साहब ने कहा क्या था कि मैंने अपने समाज को वोट की ताकत दे दी, और आज मेरा समाज इसी वोट के जरिए देश का शासक बनेगा और सिंहासन में बैठ जाएगा। अगर ये शासक बन जाएगा तो इसकी बहु बच्चियों के साथ में कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई आंख उठा करके भी नहीं दे सकता। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, ऊपर वाला भी मेहरबान हो गया। देखो हुआ कि नहीं हुआ? फूल बाग में आंधी तो आती आती, जब भी बीएसपी का प्रोग्राम होता है तो आंधी आती है। आई भी नहीं आई, आंधी का प्रोग्राम हो रहा था, हुआ नहीं हुआ था? हाँ, सब हो गया था। और उससे पहले भी ये बड़े वाले भी हुआ था, तब भी आंधी आई, सब हो गया था। ये आगाज है कि महेंद्र कांचीराम साहब की ये प्रयोगशाला क्या है? ग्वालियर है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ग्वालियर ये लोग कितने बैठे जरा?